हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था, कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिया था और आप लोगों का प्यार मिला, जिसके वजह से मैं कुछ सिलेबस से संबंधित कुछ वीडियो डालना चाहता हूँ। सिलेबस से संबंधित यानी कि मुख्यतः बीपीएससी के रिगार्डिंग या स्टेट पीसीएस के जो अनुकूल हो, और एक व्यवस्थित तरीके से क्रम में वीडियो को कैसे स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य है मेरा। और सिलेबस से और चैप्टर को और चैप्टर के अंदर का जो क्रम है उसको कैसे सामने लाया जाए, तथ्य के साथ विश्लेषणात्मक चीज़ें कैसे दिया जाए आप लोगों को, जिससे मतलब आप लोगों का अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाए, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को बेनिफिट हो इसमें। अभी तो बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं कि छोटा छोटा लिखना, आवाज़ में थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन की दिक्कत, और बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए नहीं देखना है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो कुछ वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, अभी बोर्ड पे आए हैं, तो आप लोगों को कुछ दे देते हैं। मतलब वीडियो जैसे कि बीपीएससी के लिए, पीएसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, या अदर स्टेट जो भी ग्रुप ए बी सी के जो जॉब में रिक्वायरमेंट होते हैं, जीके बेस्ड जो होते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं और जो कि सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश होगी। कंप्लीट करने के संदर्भ में देखा जाए तो मतलब सबसे पहले तो इतिहास आता है, आप लोगों को पता होगा। शुरू करते हैं हम। और इतिहास आता है चूंकि इसलिए कि इतिहास का मतलब अतीत का वर्णन होता है, अतीत के बारे में जानना, और उसके उसका विश्लेषण करना, उसका तथ्य और जो मेन थ्योरी है उसका पूरा घटनाक्रम को जानना ही इतिहास जाना जाता है। तो अतीत अतीत मतलब कि पहले की घटनाओं का जो वर्णन है उसी को इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, तो चूंकि अतीत शुरू में ही आता है तो इसके वजह से हम हिस्ट्री को लिए हैं। शुरुआत से शुरू करना है तो हिस्ट्री से ही हम आ सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हिस्ट्री का क्या मेन ब्रीफ, इन ब्रीफ में मतलब छोटा सा वर्णन के रूप में मतलब आप लोगों को समझा देते हैं कि मतलब हिस्ट्री क्यों आवश्यक है और है क्या एक्चुअली इसका मतलब, इसका विकास किस तरह से रहा, क्या क्या चीज़ें इसमें रही। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, यहाँ रणनीति, यहाँ आ जाइए आप। इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है, आप इतिहास को अगर संधि विच्छेद करिएगा तो इति प्लस ह प्लस आस से बनकर इतिहास आता है। इतिहास का इसका मतलब ये होता है कि मतलब यह निश्चित ही हुआ है, ये निश्चित ही हुआ है, ये प्रमाणित है। और प्रमाणित है, बहुत तरह से प्रमाणित है। तो उसका आधार क्या है, और ये हुआ है। और इसके अंतर्गत जो हुआ है वो संस्कृति और सभ्यता का विकास जो है, मानव का विकास जो है। सबसे पहले हिस्ट्री में तो आप आ जाइएगा तो हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। हिस्ट्री का मतलब हो गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, निहारिका की उत्पत्ति, फिर से आकाशगंगा की उत्पत्ति, सब चीज़ पढ़ने, ये भौतिक चीज़ें हैं तो इसको ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि हम लोग की चीज़ें क्या है। इतिहास का मतलब यही होता है कि मानव का विकास हुआ, उसके बाद संस्कृति और सभ्यता की विकास हुआ, उसी के बारे में जानना इतिहास होता है। तो इतिहास और ये प्रमाणित होता है, ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही इतिहास किसी, ऐसे ही किसी आधार पे कोई बोल दिया, कोई कुछ भी बोल दिया तो उसको इतिहास के रूप में समझा जा सकता है, नहीं। ये प्रमाणित होता है, और साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित हो उसी को इतिहास बोलते हैं। ये साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है। और साक्ष्य के आधार पर जब प्रमाणित होता है तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कितने तरह के साक्ष्य होते हैं। तो साक्ष्य को हम लोग, एक तो पहले इतिहास जान गए, इति प्लस अ प्लस हास, संस्कृति और सभ्यता का अतीत को जानना। संस्कृति मतलब कि वही, संस्कृति मतलब मानव
का जो क्रियाकलाप थी, और मानव के क्रियाकलाप के बारे में जानना ही संस्कृति बोला जाता है। और सभ्यता का मतलब कि उनके मानव के मतलब भौतिक पहलुओं पे जो जानकारी इकट्ठा किया गया उसको सभ्यता के रूप में जानते हैं। और जो प्रमाणित किया गया हो, प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य के आधार पर ही किया जाता है। वो साक्ष्य दो प्रकार के होती है। पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। बहुत ज़्यादा जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, आप लोगों को इतिहास के संबंध में ही समझा रहे हैं और पूरा डिस्कशन होगा 100%, कहीं से भी कोई कोना नहीं छोड़ने की कोशिश होगी। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दो तरह के साक्ष्य होते हैं जिससे इतिहास का वर्णन किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है। दो ही तरह के साक्ष्य होते हैं और उन साक्ष्य के अंदर में बहुत सारे वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के अंतर पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब वो होता है कि जो कि मतलब उत्खनन से प्राप्त किए गए हैं। विभिन्न आर्कियोलॉजिस्ट और उत्खननकर्ता जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसका विश्लेषण और उसका अध्ययन करके जो भी विवरण देते हैं और विश्लेषण देते हैं उसी को पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। ठीक है। अभी पहला पुरातात्विक साक्ष्य में को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य का मतलब वो होता है जो कि मतलब विभिन्न शासकों, विभिन्न मानवों द्वारा प्रशासन के क्रम में या शासन के क्रम में या फिर राजाओं द्वारा, शासकों के द्वारा या फिर ब्राह्मणों के द्वारा बहुत मानव के पूरा क्रियाकलाप के अंतर्गत जितने भी अभिलेख के रूप में मतलब कि जो भी प्रस्तर साक्ष्य हो गए, प्रस्तर लेख हो गए और विभिन्न तरह के इसमें साक्ष्य आ जाते हैं। फिर से स्तंभ लेख हो गए, फिर से गुहा लेख हो गए, शैलाश्रय हो गए, यहाँ से प्राप्त जितने भी साक्ष्य होते हैं वो अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत जाना जाता है। जिसमें कि आप आगे में पढ़िएगा अशोक का, कनिष्क का, विभिन्न शासकों का साक्ष्य जो होते हैं अभिलेख के रूप में उत्खनन से प्राप्त किया गया है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेखीय साक्ष्य में रखा जाता है। ठीक है। दूसरा है मुद्रा साक्ष्य। मुद्रा साक्ष्य का मतलब विभिन्न शासकों के द्वारा जब मुद्रा का प्रचलन आया समाज में और संस्कृति में, जब मुद्रा का प्रचलन आया, अर्थव्यवस्था का जब विकास हुआ तो उस क्रम में मुद्रा का प्रचलन जब चला तो उसमें विभिन्न राजाओं द्वारा अपना उपलब्धि या फिर देवी देवताओं के प्रति निष्ठा को दर्शाने के लिए बहुत सारे मुहर और बहुत सारे छोटे छोटे लेख या खुद का मतलब चित्र के रूप में मुद्रा पे अंकित करवाया गया, उसको उसका विवरण उसका अध्ययन के रूप में लेकर जो पुरातात्विक पुरातत्व से जो प्राप्त हुए हैं वो साक्ष्य जो है मुद्रा के रूप में, उनको मुद्रा साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। ठीक है। और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य है स्मारक साक्ष्य। स्मारक साक्ष्य को मतलब विभिन्न तरह के स्मारक हो गए, कबरा हो गए, फिर से विभिन्न तरह के स्मारक हो गए, किला हो गए, जैसे कि आप उदयन का राज प्रसाद पढ़िएगा पटना में, मौर्य का मगध के उत्कर्ष में पढ़िएगा, विभिन्न तरह के स्मारक बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, वो पुरातत्व के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य में स्मारक को लिया जाता है। ठीक है। ये तीन तरह के मेनली मुख्यतः आपको पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे, जिसके आधार पर इतिहास का वर्णन करने की कोशिश होती है। और इतिहास का दूसरा प्रमाणित स्रोत ये होता है साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये आते हैं, उनको ये बहुत विस्तृत रूप में जाना जाता है साहित्यिक स्रोत को, जिसमें कि पहला तो ग्रंथ आ जाते हैं। ग्रंथ का मतलब कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा या धर्मों द्वारा जो भी मतलब ग्रंथ लिखे गए, और जैसे कि ग्रंथ के अंतर्गत मुख्यतः हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे, जो कि वैदिक काल के जो ग्रंथ माने जाते हैं उसको लिया जाता है। वेद जिसमें आते हैं, 4 वेद आते हैं, विभिन्न पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण उपनिषद आते हैं,
ये सब चीजें ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। इसमें दो इसको भी दो कैटेगरी में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि श्रुति और स्मृति होता क्या है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, कहीं भी बीच में कटअप नहीं है, ठीक है। इतिहास को ही समझने की कोशिश है हमारी कि इतिहास को समझा कैसा जाता है, ठीक है। ग्रंथ जो है जो श्रुति और स्मृति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम आशा करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं प्राथमिक स्तर पर आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। मतलब वेद जो है वो श्रुति ग्रंथ में आते हैं। मुख्यतः वेद को श्रुति ग्रंथ में रखा जाता है, जो कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, जो कि वैदिक काल से संबंधित है। उसमें श्रुति ग्रंथ ये बोला जाता है कि उसका रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है, ये स्वयं ईश्वर के द्वारा इसकी रचना मतलब इसका व्याख्या किया गया है। इसमें जो भी नियम और जितने भी खंड में इसको बांटा गया है वो सब ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। वो पुरातन ऋषियों ईश्वर ने ऋषियों को बताया, पुरातन ऋषियों को बताया और ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया, और ऋषि परंपरा के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर आया, मतलब ये ज्ञान के रूप में। और एक जगह जाकर फिर जाना जाता है कि वेद व्यास द्वैपायन ने इसका संकलन किया। तो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के रूप में आगे बढ़ता गया। इसी को श्रुति बोला जाता है। मतलब सुनकर, श्रुति मतलब सुनना होता है, सुनकर जो आगे बढ़ा उसी को वो ज्ञान के रूप में, उसी को श्रुति ग्रंथ बोला जाता है। और स्मृति के अंतर्गत वो होता है कि जिसमें कि मतलब स्पेसिफाई है कि मतलब इस व्यक्ति विशेष ने मतलब इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें बहुत सारे स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, या एकलव्य स्मृति आ जाएंगे, मनु स्मृति आ जाएंगे, पुराण भी इसमें आते हैं, ठीक है। वो बाद में हम देख लेंगे श्रुति और स्मृति ग्रंथ क्या क्या होते हैं, जब आएगा तब वैदिक काल में हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य आते हैं, विभिन्न तरह के महाकाव्य की रचना हुई, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब चीजें। इन सब चीजों से जो मतलब वहाँ का संस्कृति, उस काल के संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, उसको भी मतलब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है इतिहास को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है नाटक। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है नाटक प्लस कहानी। तो विभिन्न तरह के नाटक लिखे गए, बहुत समकालीन राजाओं के अंतर्गत जो भी राज दरबारी या फिर कवि या फिर विद्वान जो रहते थे उनके द्वारा जो नाटक की रचना की गई, किसी के जीवनी पे, मतलब किसी के राजा के शासन के मतलब दर्शाने के लिए या फिर कहानी की रचना की गई, उपन्यास की रचना की गई, वो भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इतिहास के वर्णन में लिया जाता है। और तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत। विभिन्न बहुत सारे देशों और विदेशों से यात्री जो है भारत की यात्रा पे आए, यहाँ की यात्रा पे आए और यहाँ का वर्णन किया, यहाँ के समाज का, यहाँ का संस्कृति का, यहाँ का सभ्यता का, यहाँ का आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य का विस्तार से वर्णन किए। वो भी मतलब अभी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, जिसके आधार पे मतलब उसका वर्णन किया जाता है इतिहास को समझने में, ठीक है। यात्रा वृत्तांत हो गए। यात्रा वृत्तांत भी बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आप लोग जानते होंगे कि ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, ये किसने लिखा। तो पहले ये समझ लेते कि होता क्या है, तो आगे में नेक्स्ट में हमको आसानी होगी कि चीजें क्या है, ठीक है। तीसरा होता है आत्मकथा, मतलब खुद के बारे में लिखना। किसी राजा ने, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपना तारीख फिरोज शाही लिखा था, और बहुत सारे आत्मकथा राजाओं द्वारा लिखा गया था। उनके प्रशासन के बारे में जानकारी और उनके समाज के बारे में जानकारी जब मिलती है, चाहे मतलब इंडिका हो गया, फिर से मेगास्थनीज का, फिर से वो चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र हो गया, तो ये सब जो है आत्मकथा के अंतर्गत तो नहीं आएगा, ये कहानी का आएगा, लेकिन ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जीवनी, जीवनी वही आत्मकथा के रूप में ही जाना जाता है। कोई विद्वान के द्वारा किसी शासक के जीवनी के बारे में लिखा गया है, वो जीवनी के रूप में लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों दो
साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित किया जाता है कि ये निश्चय ही हुआ है, ये निश्चय ही हुआ है। ठीक है, ये इतिहास है। ठीक है, ये आधार होते हैं। अब इसमें जो मेनली आपको जानना है वो होता है, पहले तो हम जान लेते हैं इतिहास के बारे में। हम जान लिए इतिहास होता क्या है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मतलब क्या क्या अवधारणा रही है। मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य के क्रियाकलाप और संस्कृति सभ्यता के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करना या जान लेना, तथ्य के रूप में या विश्लेषण के रूप में, उसी को इतिहास बोला जाता है। तो मनुष्य के विकास के संबंध में कुछ जानकारी हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं कि हुआ क्या था। जब पृथ्वी का विकास हुआ तो विभिन्न चरण में मतलब पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हुआ, वहाँ से फिर सजीव का निर्माण हुआ। सजीव के निर्माण के क्रम में विभिन्न जीवों का निर्माण हुआ। जीवों के निर्माण में एक जाति थी, एक जाति का निर्माण हुआ। फिर उसमें स्तनपायी आए जिसको मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स के अंदर का भी एक जाति आया जिसको बोला जाता है प्राइमेट। ठीक है, सॉरी, प्राइमेट। प्राइमेट के अंतर्गत बानर, लंगूर और छछूंदर आते थे। तो एक मिनट, बानर, लंगूर और छछूंदर आते थे। तो इसके अंतर्गत बानर का फिर विकास हुआ। उसके बाद उसी से बानर के प्रजाति से ही हम लोग निकल कर आए होमिनिड्स जिसको बोला गया। मध्य अफ्रीका में फर्स्ट टाइम पाया गया हम लोग का सबसे पूर्वज, मतलब सबसे पहले का जाति जो बानर से निकल के आया मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसमें खास कुछ विकास नहीं हुआ था, बानर टाइप का ही था थोड़ा सा। और उसके बाद आया बहुत लाखों सालों बाद एक विकास हुआ जिसको मतलब जो 2 हाथों पे खड़ा हो गया, मतलब कि 2 पैरों पे खड़ा हो गया, 2 हाथ फ्री हो गए, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि मध्य अफ्रीका में पहला सीधा खड़ा मतलब बानर के रूप में जाना जाता है, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला जाता है। कुछ और विभिन्नता आई जैसे कि मतलब खोपड़ी का साइज बड़ा हुआ, और हर एक चरण में खोपड़ी का साइज बड़ा हुआ, कुछ शारीरिक परिवर्तन आए, उसी के रूप में ये नाम दिए जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस जावा प्रांत में आए थे, और ये माना जाता है कि फर्स्ट मतलब विकसित, थोड़ा सा और विकास हो गया था इनका, खोपड़ी का साइज बढ़ गया था, थोड़ा सा शिकार वगैरह, थोड़ा सा प्रभुता टाइप का आ गया था इनके में। तो होमो इरेक्टस था जावा प्रांत, जावा द्वीप में पाया गया था फर्स्ट टाइम इसका साक्ष्य जो है जावा में। उसके बाद मेनली जो मध्य पाषाण काल था उसी के समय में विकास हुआ होमो सेपियंस, जिसको आधुनिक आधुनिक मानव बोला जाता है। आधुनिक मानव बोला जाता है जिसको, और वो होमो सेपियंस था, वही हम लोगों का पूर्वज है, वहीं से विकास होकर आधुनिक आधुनिक मानव का विकास हुआ है। होमो सेपियंस ही आधुनिक मानव माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद विकास हुआ, उसके बाद हिस्ट्री के आया हम लोग के सामने, और आज पूरा यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें थी बस। ठीक है, कौन कौन होमोनिड्स थे? ठीक है, मिनिट्स से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। और पहला जो मानव प्रजाति का जो बानर के रूप में या फिर एक बोला जाए आदि मानव के रूप में हम लोगों का प्राप्त हुआ था हम लोगों के क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, वो हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत कुछ पाया गया था अवशेष, जिसको रामापिथिकस नाम दिया गया था, याद रखिएगा। वो सबसे पूर्वज हम लोगों का मतलब सबसे पहले का आदिम जाति जो था वो शिवालिक में पाया गया था भारत के, जिसको रामापिथिकस बोला जाता है। ठीक है, और आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं इतिहास को समझ लिए आप। ठीक है, यहाँ से रिकॉल कर लेंगे एक बार, और पाषाण युग की चरण। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हिस्ट्री का मतलब मूल्यांकन कहाँ से किया जाता है, कहाँ से क्रम तैयार किया जाता है, जहाँ से हम लोग के सिलेबस से और चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं,
और एग्जाम में जो क्वेश्चन मतलब बनकर तैयार होते हैं, कहाँ से शुरुआत होता है, तो शुरुआत होने का काल इसी को माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये नाम डर सुनकर मत डरिएगा, ये चीजें 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पाषाण युग जो था, मतलब हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है मुख्यतः। हिस्ट्री तो हो ही गया, एक होता है आदि ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक, ठीक है। अभी गलती हो, ऐतिहासिक, ठीक है। 3 भागों में मेनली बांटा जाता है। फर्स्ट को प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, हम जान लेते हैं। अभी तो प्राग ऐतिहासिक काल ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं, जिसमें कुछ लिखित वर्णन नहीं प्राप्त हुए हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे जो प्रमाणित किया गया है उसको ही प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें मुख्यतः पाषाण काल आ जाते हैं, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है अभी। और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोत, लेकिन उसको समझने की कोशिश की गई है पुरातात्विक साक्ष्य को, लेकिन जो लिखित स्रोत मिले हैं उसको अभी तक उसका लिपि का ज्ञान नहीं होने के वजह से नहीं पढ़ा गया और वर्णन नहीं हो पाया है। उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, मतलब आधा। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत को अभी जानकारी के अभाव में समझा नहीं गया है, उसका वर्णन नहीं किया गया है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, पहले ये जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें पुरातात्विक और लिखित स्रोत दोनों मिले हैं और दोनों का वर्णन किया गया है, उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ वैदिक काल से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं, प्राग ऐतिहासिक पे ही आ जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब वो होता है जिसमें कि मतलब लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, वो मुख्यतः पाषाण युग के बारे में बतलाता है हमको। पाषाण युग इसलिए बोला जाता है कि पत्थर का उपयोग जो है, पत्थर का उपयोग जिस समय मानव अपने औजार के रूप में और साधन के रूप में किया किया था, उसी को पाषाण युग इसलिए बोला जाता है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर का उपयोग अपने औजार और साधन जुटाने के रूप में किया था, उसको ही पाषाण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पाषाण युग को भी 3 चरण में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है मेनली जान लेते हैं। पाषाण युग का मतलब मानव द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजार के स्वरूप और साथ में जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्था में विभाजित किया गया है। मतलब कि इसको भी 3 अवस्था में, पाषाण युग को जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, 3 अवस्था में विभाजित किया गया है। वो विभाजित किस आधार पर किया गया है कि बहुत टाइम के बाद, लाखों हजारों साल के बाद एक टाइम फेज आता है जबकि जलवायु परिवर्तन होता है, पूरे पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन होता है। और उसी के साथ साथ मानव के जो पत्थर का उपयोग था और औजार के रूप में जो उपयोग करते थे, उसमें भी कुछ कुछ बदलाव आया था। यही 2 आधार हैं जिसके आधार पर मतलब इस पाषाण काल को 3 अवस्था में बांटा गया है। और कुछ कुछ संस्कृति और सभ्यता में भी विकास हुआ, जीवन यापन के साधन में भी विकास हुआ, और कुछ कुछ चीज़ें और संग्रहित होकर आई व्यवस्थित रूप में। उसी के आधार पर 3 चरण में इसको बांटा गया है। पहला चरण को हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली जगह नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, सॉरी। 1 नंबर में पूरा पाषाण काल आता है। अभी इन ब्रीफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इसको डिस्कस करने के लिए कम से कम 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा चाहिए हमको। पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसको 3 अवस्था में क्या क्या बांटते हैं, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज बोलते हैं।
मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, इसका जो काल रहा था, काल, ये माना जाता है 25 लाख से 10,000 बीसी तक। ठीक है, पूरा पाषाण काल का, इसमें अंतर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मध्य पाषाण काल का 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों एक संक्रमण कालीन था, जिसमें कुछ भागों में मध्य पाषाण काल के औजार पाए गए और उसी समय में कुछ टाइम में नव पाषाण काल के भी औजार और साक्ष्य पाए गए। इसलिए इन दोनों को संक्रमण कालीन माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे 9,000 से 1,000 बीसी तक का इसका काल निर्धारित किया गया है। ठीक है, और ये 3 चरण बट गए। ठीक है, ये 3 चरण के बाद पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसको पेलियोलिथिक एज बोला जाता है, 25 लाख से 10,000 बीसी तक चला। बहुत लंबा टाइम तक चला, लगभग 24,90,000 साल तक इस काल को माना जाता है। तो इसमें पूरा पाषाण काल जो है, ये 3 भागों में बट गए। फिर ये तो हो गए, हट गए। ये अब यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण मतलब पेलियोलिथिक एज, ये अभी रहने दीजिए। आप यहाँ से देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पूरा का पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में